टू ऑल ऑफ यू। बात करते हैं आगे। हमने लास्ट लेक्चर में आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था और आइसोमेरिज्म में हमने जो है कर लिया था पोजिशनल आइसोमेरिज्म, है ना। तो अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो अगला जो नाम है दैट इज, चलिए पहले कर लेते हैं हम रिंग चेन। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ये जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म है ना, इसमें क्या है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म में सेम ही फार्मूले वाले मॉलिक्यूल, एक ओपन चेन होगा, एक रिंग वाले स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल सिंपल, देखिए जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये फार्मूला क्या हो गया, C3H6 फार्मूला हो गया इसका। C3H6 फार्मूले वाला जैसे एक रिंग स्ट्रक्चर, यहां से ध्यान से जाना, हिलाना बस इसे। और लास्ट और ये, अगर आप इस दोनों मॉलिक्यूल को देखेंगे, इनका फार्मूला क्या है, C3H6 है, एक ओपन चेन है, एक रिंग है। जब मैंने ना आप लोगों को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कराया था, सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में मैंने कहा था कि एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब या तो एक पाई बॉन्ड है या तो एक रिंग है। वही चीज यहाँ पे भी आ रही है कि भाई ये एक ओपन स्ट्रक्चर है, एक जो है रिंग वाली स्ट्रक्चर है। सुनते जाइए। ऐसे ही हम लोग C4H8 का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसमें CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है और ये ब्यूटेन, ये ब्यूटीन, ये ब्यूटीन, ठीक है। ऐसे C5H8 का एग्जांपल ले लीजिए, जिसमें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 है और साथ में साइक्लोपेंटीन, पेंटाइन, है ना, पेंटोआइन। इन दोनों का फार्मूला भी आप देख सकते हो सेम है। तो आई थिंक आपको रिंग चेन फार्मूला आइसोमेरिज्म समझ में आ गया कि एक इसका आइसोमर ओपन चेन होता है, एक जो है रिंग स्ट्रक्चर है। आइसोमर्स, हाँ करो भाई, ऑनलाइन वाले समझ में आ गया, इजी है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म बहुत इजी है, ठीक है। नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। अगला आइसोमेरिज्म देखते हैं। अगला जो आइसोमेरिज्म है दैट इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। Now what is this functional isomerism? इसके अकॉर्डिंग isomers have different functional groups. Isomers have different functional groups. आइसोमर्स के अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते
अब फंक्शनल ग्रुप आपने लोअर क्लास में पढ़े, हमने तो कर ही दिया नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। सो ये फंक्शनल ग्रुप जैसे कुछ लिमिटेड ही फंक्शनल ग्रुप्स में जो है ये आइसोमेरिज्म होता है, इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एल्कोहल्स एंड ईथर्स, आप देखते जाइएगा। अब जैसे ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? इथेनॉल। जबकि अगर आप इस मॉलिक्यूल की बात करें, इट इज मिथॉक्सी मीथेन। सही बात है, आई पैक ने हमने कर लिया है। सो ये अल्कोहल है और ये ईथर है, बट बोथ हैव सेम फॉर्म। सही बात है। सो अल्कोहल और ईथर्स में जो है इस तरीके का फंक्शनल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर सकता है। समझ आ रही है मेरी बात? तुम्हें थोड़ी थोड़ी आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही, ठीक, नहीं आ रही है, पहले दिन आया है। हाँ। अच्छा, सो अब यहां पर दूसरा है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में देखिए, अगर आपको एल्डिहाइड का फार्मूला याद है, देखो हम एक नॉर्मल एल्डिहाइड लेते हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोपेनॉल। अब इट इज प्रोपेनोल, इट इज प्रोपेनोल। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, दोनों का फार्मूला सेम। इज इट ओके? सो इनमें भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। ध्यान दें, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ये मॉलिक्यूल जो है इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड। सही बात है, नेमिंग तो आपने कर ली है। और इस मॉलिक्यूल को आप अगर देखते हैं, ये एक एस्टर हो गया, दोनों का फार्मूला सेम है। फार्मूला एक बार देखते जाओ, कार्बन का नंबर, हाइड्रोजन का नंबर और ऑक्सीजन का नंबर बराबर है। तो इसका नाम है मिथाइल इथेनोइक, आप लोग जानते हैं। सही है बात? समझ आ गई आप लोगों को बात? ठीक है, तो कल नहीं आया था ना? अच्छा, अब इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट थिंग, दैट इज साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। देखो जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड है, इट इज इथेन नाइट्राइड। मैं आई पर नेमिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, वो आपका काम है, आप देखना। CH3 and triple bond C, it is मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना? साइनाइड आइसोसाइनाइड, ये कार्बन से जुड़ा है, ये नाइट्रोजन से जुड़ा है। C ट्रिपल बॉन्ड है, N ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है।
आप देख, ये तो लग रहा है बताना कि दे आर आइसोमर्स, दे आर डिफरेंट और दे आर आइसोमर्स, दो बातें बस, है ना। अच्छा, लास्ट वन दैट इज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन। ध्यान देना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस जो है, देखो मैं साथ में अमाइंस के बारे में फिर से एक बार बता भी दूं। अगर हम इसको देखें, ये है 1 डिग्री अमीन और इसका आईयूपैक नेम क्या है, प्रोपेनामाइन। प्रोपेनामाइन, उसके बाद इसका एन मिथाइल इथेनामाइन, एन मिथाइल इथेनामाइन। तीसरा ये है 2 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स लगे, ठीक है। और ये हो गई 3 डिग्री अमीन, इसका नाम क्या है, एन कॉमा एन डाइमिथाइल मिथेनामाइन। बेटा जी समझ में आई बात है, समझ में आ गई तेरे को, पक्का। इज दिस टॉपिक नॉट इन द नोट्स? नोट्स में होगा ये, क्यों नहीं होगा, नोट्स में है ना ये, नोट्स की हार्ड कॉपी है किसी के पास, लाया कोई? और किसी वाले उसमें होगा, ये वाले, ये वाले नोट्स। और अगर आप इसकी थ्योरी देखना चाहते हैं, इसकी थ्योरी है पेज नंबर 32 पे, ठीक है, जो फंक्शनल आइसोमर मैं करवा रहा हूँ, थ्योरी है इस पे। और क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे, क्वेश्चंस है पेज नंबर 54 से, 54 नंबर पेज पे, ठीक है, इसके क्वेश्चन, ठीक है, समझ आ गई सारी, इसी बुक में। नोट कर लिया आपने, आपको आगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म समझ, ठीक है, इन किन फंक्शनल ग्रुप्स में होता है, मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, मतलब कहने का मतलब ये है कि भैया फार्मूला सेम और फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग, ठीक है। और क्योंकि आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, जैसे आपने बोला था लास्ट लेक्चर में, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, सो इट्स नॉट टफ। अच्छा, अब आगे ध्यान दीजिए, द लास्ट वन, हाँ, तीनों आइसोमर्स हैं एक दूसरे। अच्छा, स्कूल की पीटीएम चल रही थी तो तू वहां पे ज्वाइन किया हुआ था, अब रिपीट कर, रिपीट होगा, ठीक है, आज चला दूंगा यूट्यूब पे 7 बजे, जितनी बार रिपीट करके देखना है देख लो, आसान टॉपिक करा रहा हूँ कुल भी तक, आराम से समझ में आ जाएगा, एक बार वीडियो देख ली, ठीक है। अच्छा सुन, अब तो पीटीएम खत्म हो गई, अब बस तू ये मान कि अब से क्लास स्टार्ट,
गुमान की अब से क्लास स्टार्ट की। तो अगला आइसोमेरिज्म जो हम करेंगे दैट इज मेटामेरिज्म। बस पिछले दो से जो मैंने कराए उनको ध्यान में ही मत रखो, ठीक है। अगर मैं इसको भी सबसे पहले करा देता आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये मतलब एक से रिलेटेड नहीं है, एक से दूसरा अलग सब टॉपिक स्टार्ट हो गया बात कर, ठीक है। चल पढ़ाई स्टार्ट। ओके, तो अब मेटामेरिज्म में आइसोमर्स डिफर इन distribution of alkyl groups around alkyl groups around C double bond O, C double bond O O, अब ऐसे C double bond O NH N बड़ा अलग तरह का आइसोमेरिज्म है, इसलिए इसके मामले में क्लियरिटी रखना जरूरी, ठीक है। आइसोमर्स के बारे में बता दूं, लोअर क्लास में पढ़ा, नाम सुना होगा कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग, ठीक है। बस अभी खत्म होने वाला है आइसोमेरिज्म जो है, ये लास्ट है, ठीक है। तो आपको फिर आगे देखते हैं कि क्या करवाना है, ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान दें, तो अब यहाँ पर किस तरीके से इनके अलावा एल्काइल ग्रुप्स का डिफरेंस होगा, देख एग्जाम्पल देखते जाना। ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इधर ध्यान दीजिए। देखो मैंने किस ग्रुप की बात कही थी, इस, अगर आप देखेंगे इस ग्रुप के अलावा, इसको राउंड कर दिया मैंने, इधर दो कार्बन है, इधर एक कार्बन तीन कार्बन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गई ना। इसमें दो दो है, इसमें एक तीन है तो टोटल बराबर ही। इन दोनों का फार्मूला सेम है, इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, ये भी कीटोन ही है, ये भी कीटोन है। लेकिन इस कार्बोनिल ग्रुप के अराउंड जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अलग हो, इधर दो दो कर दिया, इधर एक तीन कर दिया, बस हो गया। समझ आ गया पहला। ऐसे ही वाक्य में देखना है, जैसे बाकियों में। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे CH3CH2 CO OCH2CH। देख अब क्या करेंगे हम, CH3CO OCH2CH2CH, या हम ये भी कर सकते हैं CH3CH2CH2CO OCH। अगर आप इसके अराउंड देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन अलग करती है, कैसे, दो दो एक तीन तीन एक, सही बात है। दो दो एक तीन तीन एक, सही है। तो ये भी आइसोमर्स हो गए, एक दूसरे के फार्मूला तो इन तीनों का बराबर ही है, सेम है। वो कुर्मिते वो समझ आई था ना। क्या बोला तेरे पीटीएम में, कुछ नहीं बोला, तो बढ़िया यार। आजकल पढ़ाई का मजा आता है नहीं, पीटीएम वीटीएम का कोई डर नहीं रहता, मार्क्स डिस्कस कर रहे हैं।
सही है। अच्छा, तो मैं पढ़ाता था अमृतसर में ना, फिटजी में। तो वहां पे एक लड़का था, उसका नाम था करण, हाँ याद है मेरे को, करण बल नाम। थोड़ा सा पगलट सा लड़का था। तो पीटीएम के लिए हम बुलाते थे पहले। तो करण बल को भी बुला लिया, उसकी मम्मी भी आई थी साथ। तो हमने बोला भी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। तो करण बल की मम्मी ऐसे ही कि जी ज्यादा नहीं पढ़ता है ये जो है, ठीक है, ऐसे टाइम वेस्ट कर। फिर करण बल स्टार्ट हुआ, बोला जी सारा दिन तो टीवी देखती रहती है, ठीक है, जोर जोर से जो है, ठीक है, सीरियल लगाए होते हैं, मेरे कमरे तक आवाज आती है। बोला मैं पढ़ूंगा कब, ठीक है। तो उसने ना अपनी मम्मी की पूरी बेइज्जती कर दी, मतलब जो है, ठीक है। बोला ऐसे सारे दिन नाटक देखते रहते, खाना भी नहीं देती मेरे को जो है, ठीक है। तो अगले महीने फिर से पीटीएम हुई। तो करण बलना अकेला ही है। तो मुझे भी क्यों आया, मम्मी को बोलता रहा, मम्मी आने के लिए तैयार ही नहीं हुई। बोला ठीक है। तो कुलमीत का भी ऐसा करते बस। मतलब वो पढ़ने वाला लड़का था, पगलट तो था। बाद में थापर में वो हुई थी उसकी AI ट्रिपल ई होता था उस टाइम पे, उसके थ्रू जेई मेंस होता है, उसके थ्रू। अच्छा, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब ऐसे ही किस्म भी है, ठीक है, मैं हर एक का जैसे एक एग्जांपल दे सकता हूँ। तो आपके ध्यान में रहेगा CH3 CH2 CO NH CH। अच्छा, लास्ट वाले का एग्जांपल मुझे देखना। अच्छा सुनो, इसको अगर आप देखें ना, लास्ट के तीन मैंने एग्जांपल लिए हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखो, दो दो दो, नाइट्रोजन के अराउंड, मतलब नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाती है ना, दो दो दो, तीन दो एक, टोटल 6 ही बन रहा है, 4 1 1। इसमें मैंने ध्यान क्या रखा है, ध्यान एक बात का रखा है कि अमाइन 3 डिग्री रहे, मतलब ये अमाइन भी 3 डिग्री है, इसके साथ तीनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे, इसमें भी तीनों तरफ लगे, इसमें भी तीनों तरफ। क्योंकि अगर मैं इधर H कर दूं और इधर CH2 कर दूं, बन तो वो भी जाएगा, पर वो 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा। तो हमने फंक्शनल ग्रुप नहीं चेंज करना, फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपको याद हो, अभी पीछे मैंने कराया, मैंने कहा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हो। तो अगर वो अलग अलग होते हैं तो आपने डिग्री नहीं चेंज करना। जैसे मैंने यहाँ पे, आप देखो ये एस्टर, मैं इसका एसिड भी बना सकता हूँ, जैसे मैंने ये दिखाया। अब अगर मैं इधर एक एसिड डालूं, CH2 को यहाँ कर दूं, तो मैं पेंटेनोइक एसिड अगर बनाऊंगा तो वो उसका फार्मूला भी सेम होगा, पर वो एसिड हो जाएगा, ये एस्टर। हमने फंक्शनल ग्रुप नहीं चेंज करना जब हम मेटामेरिज्म की बात कर रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? और कई बार कीटोन में कंफ्यूजन भी हो जाता है। अगर आप पहले एग्जांपल में देखो, ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी लगता है, 1 2 3 4 5, तो पेंटेन 2 ओन है, ये पेंटेन 3 ओन है, ये पेंटेन 2 ओन है। तो ये लगता है कि पोजीशन भी है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन इधर उधर चेंज हुई है। लेकिन जब भी कीटोन में कंफ्यूजन हो कि वो पोजिशनल है कि मेटामेरिज्म है, तो विल कॉल इट एज मेटामेरिज्म।
ठीक है, कीटोन में कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैंने पहले कह दिया कि कीटोन में लगता वो पोजिशनल है बट इट इज मेटामेरिज्म, क्योंकि कार्बोनिल के अराउंड जो है डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, तो धीरे धीरे जो है मैं आपके जो ऑर्गेनिक वाला हिस्सा है जो कि आपके इसमें आना है, टेस्ट में आना है, उसको पूरा करता जा रहा हूँ, है ना? ठीक है, धीरे धीरे जो है वो कंप्लीट होता जा रहा है। अब आपको UT1 के केमिस्ट्री की चिंता तो नहीं रही होगी। सिलेबस जो है, और क्या बचता है भाई? हाइड्रोजन बचता है, हाइड्रोजन आना है। स्टेट्स ऑफ मैटर ना कुल, अच्छा स्टेट्स ऑफ मैटर। एक मिनट, राहुल जी, राकेश जी, एक मिनट। एक्चुअल में मैंने एक प्लान बनाया था ना, मैंने आपको लास्ट वीक में कहा था कि जो नए बच्चे हैं उनका जो है हम 7 से 8 क्लास लगा के, मतलब 7:15 to 8:15 लगा के जो है पूरा कर। आप में से तो सब पुराने ही लग रहे हैं मेरे को, आप लोग हो नए, 2 लोग है ना? ठीक है, बाकियों ने तो पूरा किया ही है मेरे साथ जो है। क्यों? केमिकल बॉन्डिंग नहीं किया? तो फिर रिडॉक्स रिएक्शन रहता है, वो रिडॉक्स रिएक्शन भी उतना रहता है कुछ भी। तो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन तो मैंने करवा दिया, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन तो करवा दिया ना। ठीक है, वो थोड़ा बहुत रहता है, वो तो हो जाएगा, दैट्स नॉट, क्योंकि रिडॉक्स का हमने ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह निकालना अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में करवा दिया था। थोड़ा सा बचता है, वो हो जाएगा, नहीं है ज्यादा प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा, कोई बैलेंसिंग नहीं कराया था, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया। ठीक है, तो बस एक लेक्चर में बैलेंसिंग हो जाएगा। ठीक है विवेक, हाँ मैं समझता हूँ। तो नए बच्चों के लिए हम क्या करेंगे प्रॉब्लली कल से, कि हम लोग इवनिंग में 7:15 to 8:15 क्लास लगाएंगे केमिस्ट्री की हर रोज। सुन लो, तो नए बच्चों ने क्या करना है कि उन्होंने इधर नहीं आना ऑफलाइन, क्योंकि अगर ऑफलाइन के लिए आप इधर आओगे तो फिर आपकी क्लास नहीं लग पाएगी केमिस्ट्री वाली, है ना? घर कहाँ है तुम्हारे? वो कहाँ है? नानक नगर के पास। तो अगर 7 बजे क्लास होती है, 7:15 बजे पहुंच जाएगी ना उधर, है ना? तब तो ठीक है, लगा देंगे, या तो हम 7:30 to 8:30 कर देंगे, ताकि जो है तुम क्लास लगा पाओ। ठीक है, तो वो जो है ऑनलाइन लगा देंगे क्लास। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हम लोग जो है मतलब पैरेलली पिछले टॉपिक्स जो है कंप्लीट कर लें। ठीक, ओके, ये कर लेंगे, कल से हम लगवा देंगे, मैं लगवा दूंगा कल से क्लास। ठीक है, अभी बात करेंगे। ठीक है राहुल जी, जो नए बच्चे उनकी क्लास का मसला है केमिस्ट्री, जो न्यू बैच के बच्चे हैं उनका पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, 2-3 टॉपिक्स बचते हैं, उसके लिए क्लास का क्या है? आप आपके सर को बोलो कि वो जो है क्लास लगाएंगे 7:30 to 8:30। ठीक है, मतलब आज नहीं, कल नहीं, ज्यादातर तो इनमें से पुराने है ना। नए बच्चों को बोलना है कि वो इधर ऑफलाइन के लिए आए ही, अगर वो नहीं पहुंच सकते तो इधर क्लास ऑनलाइन ही लगाएंगे, है ना? कम से कम जो है, हाँ आर के सर को बता देना कि कल से वो ले लें। ठीक है, ओल्ड बच्चे वाले भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते
ठीक है, बिल्कुल लगा सकते हैं ओल्ड बैच वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो यहाँ से जाने का मसला है तो आप कम से कम ऑनलाइन क्लास लगा लीजिए और इस क्लास को भी ऑनलाइन ही लगा लीजिएगा। डन। चलिए, सो ये हो गया एक मंथ। ठीक है, अब आप मुझे पैकेज दिखाओ एक बार अपना, फिर से और भी, क्योंकि मुझे आपके एकेडमिक्स वाले से भी ज्यादा चिंता है। तो हमसे क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लेते हैं, जो हमारे इसमें है। देखो, एक्सरसाइजेज मैं बता देता हूँ ना। देखो, जो हमने एक्सरसाइजेज दी हैं, एक्सरसाइज 1 आप पेज नंबर 39 पे अगर देखोगे तो फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन ए है, क्लासिफिकेशन एंड जनरल रूल्स, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। फिर सी है आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। आप देखते जाइए, सब कुछ आपसे हो जाना है। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स एल्काइंस, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर साइक्लिक कंपाउंड्स, आईयूपैक फंक्शनल ग्रुप्स, आईयूपैक फंक्शनल ग्रुप्स, आईयूपैक फंक्शनल ग्रुप, आईयूपैक एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, तो ये सारा जो है आपसे हो जाना है। इज इट ओके? ठीक है, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, ये सारा कुछ जो है हमने कर लिया। ठीक है, तो मतलब जो इसमें है वो तो अपना सब कुछ होगा। अब क्या है, एक मिनट, अब आगे जो है, आगे वाला मसला और है भाई। अच्छा, VOC 1 में ही अब यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब यहाँ से जो है, मतलब मैं बताऊं, पेज नंबर 98 से आपकी परेशानी थोड़ी सी बढ़ेगी। लेकिन चलिए, हम पेज नंबर 98 की बात कर लेते हैं। सुनो, अब हम वापस, सुन लो ध्यान से, अब हम वापस मॉड्यूल 2 है, बिल्कुल मॉड्यूल 2 है कुलवीर, मॉड्यूल 2 है वो। ठीक है, तो अब है क्या कि हम लोग आज अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से आगे बढ़ के, क्योंकि मैं आपके जो एनसीईआरटी है ना उसको देख रहा था। एनसीईआरटी में अगर आप इस टॉपिक को देखोगे, इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, ड्यूमास मेथड, जेल्डाल मेथड, वो मैं आपके सर को बोलूंगा वो करवाएं। मैं अभी ऑर्गेनिक का, वो प्रैक्टिकल है, मतलब एक तरह से। ठीक है, प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है। ठीक है, तो मैं आपके सर को बोलूंगा कि वो करवाएं। लेकिन क्वेश्चंस कराने का तरीका जो है फटाक से करने वाला, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जिन्होंने मेरे से मोर कंसेप्ट किया है, उनसे ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बात पे आते हैं हम। बात क्या है, हम बात कर रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते क्या है? एक्चुअल में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है ना, वो हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है। हाईली रिएक्टिव, शॉर्ट लीव,
मतलब इनकी लाइफ बहुत कम होती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होती है। ठीक है, फॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन एंड immediately gets complete। रिएक्शन के दौरान जो है थोड़ी देर के लिए बनते हैं और इमीडिएटली जो है कंज्यूम हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जो रिएक्शंस होती है ना उनमें थोड़ी देर के लिए बनेंगे और फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इनको इंटरमीडिएट बोलते हैं, ना ये रिएक्टेड होते हैं ना प्रोडक्ट होते हैं, बीच के होते हैं। ठीक है, और इनका यूज बहुत ज्यादा है। अगर आपको रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझना है तो इनको समझना पड़ेगा। और जिन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की हम बात करेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे कार्बन, कार्बन फ्री रेडिकल्स की, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स एंड लास्टली इनकी बात हम +1 में करेंगे और इनकी बात हम +2 अगर आप पास हो। ठीक है, तो अभी हमने इनसे शुरुआत करनी है। आप देखिएगा वही पेज नंबर 98 पे, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल्स और कार्बोकेटाइन्स। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं कार्बोकेटाइन्स की। ऐसा नहीं है कि कार्बोकेटाइन हमने पढ़ा है, इंडक्टिव अर्थ में थोड़ा सा तो पढ़ा है ना, हाइपर कंजुगेशन में भी थोड़ा सा पढ़ा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स हमने हमने जो है ये तो किया, ये तो कार्बोकेटाइन है, बाकी भी। ठीक है, सो बनता कैसे है कार्बोकेटाइन, इसकी जनरेशन कैसे होती है। जैसे वाटर, ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज, जब ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज से क्या समझते हो, ये जो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ चलेगा। ठीक है, तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके पास Cl नेगेटिव बन गया और ये कैटायन है। तो कार्बन पे जब जब पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन, और ये एनायन है ना, राइट, कैटायन बना, एक एनायन बना जब भी हेट्रोलिटिक। ठीक है, अच्छा, एक तरीका हो गया जनरेट करने का। अच्छा, दूसरा, ये आपको कुछ भी ज्यादा समझ नहीं आएगा, ये मैंने जस्ट
आपके नोट्स को कंप्लीट करने के लिए बात लिख दी है। ये हम लेटर ऑन इन सब की बात करेंगे, आप जस्ट नोट करते जाइए। ऐसे भी जो है ये भी कार्बोकेटाइन, अगर आपको याद होगा जैसे आर के सर ने जब इलेक्ट्रोमेरिक की क्लास ली थी तो ये प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है एच की तरफ जा रहे हैं तो इट इज प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन, ठीक है, इसको आपको याद नहीं रखना, ये आगे वाले रिएक्शंस ये हम करेंगे खुद जो है, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वाला लेक्चर पोस्ट कर देना, ठीक है। किया नहीं था आर के सर ने इलेक्ट्रोमेरिक वाला? नहीं, पोस्ट कर दिया था यूट्यूब पे, मुझे डेट बता देना, डेट बता देना मुझे जो है, ठीक है ठीक है। वैसे काफी तो मैंने कर दिए हैं, मेरे पास जो इंक्वायरीज आ रही है मैंने काफी कर दिए हैं, एक वो बचता है उसको भी कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए। अच्छा, अब इसके बाद जो हम बात करेंगे देखो, तो ये कार्बोकेटाइन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये कोई एल्काइल ग्रुप है, ये बोर्ड की बाहर की तरफ आ रहा है बॉन्ड, ये बोर्ड के अंदर की तरफ आ रहा है, और ये एम्प्टी ऑर्बिटल है। और आप देखिए स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल प्लेनर, सही बात है, मैंने कहा ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, ये बोर्ड के बाहर आ रहा है, और ये जो है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ट्राइगोनल प्लेनर और कार्बोकेटाइन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये एम्प्टी ऑर्बिटल, और इस एम्प्टी ऑर्बिटल के होने की वजह से जो है हमारा कार्बन जो है कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। मतलब कार्बोकेटाइन को मैं लिखता हूँ सी पॉजिटिव शॉर्ट में, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और उसका कारण आप समझ सकते हैं कि उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल 2 4 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है ना उसके पास, ठीक है। तो इसलिए समझ आ रही है मेरी बात? हमारा कार्बोकेटाइन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको स्टेबलाइज करने वाले फैक्टर्स कौन से? स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स सबसे पहले प्लस एम ग्रुप्स। कैसे वाली प्लस एम ग्रुप्स? ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। इस तरीके वाले जो है इसको स्टेबलाइज करेंगे, मैं खुद बताऊंगा कि किस तरीके से करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। हाइपर कंजुगेशन, प्लस साइड ग्रुप्स हो गए, क्योंकि ये सारे ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। प्लस साइन भी इलेक्ट्रॉन देगा, हाइपर कंजुगेशन से भी इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, और प्लस साइन से भी दिए जाते हैं। तो कार्बोकेटाइन क्या होगा? स्टेबलाइज होगा, क्योंकि मैंने आयंस के बारे में एक बात करी थी कि एनी फैक्टर विच स्टेबलाइजेस एन आयन, एनी फैक्टर विच डिक्रीजेस द चार्ज ऑन एन आयन स्टेबलाइजेस दैट आयन। सही बात है? ये बात कही थी मैंने। बढ़िया से मेरी बात समझ में आ रही है? ओके।
आगे बढ़े। अभी मुझे कटायन की और बात करनी है, ठीक है, आप नोट करते जाइएगा साथ साथ में, ठीक है। नहीं होगा तो जब इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड होगी तो आप जो है नोट्स बना लीजिएगा पूरी तरह। अच्छा, अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है आपको बताने वाला हूँ कार्बोकेटायंस में, दैट इज देयर स्टेबलाइजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। नाउ व्हाट इज दिस ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस? ध्यान दीजिएगा, ये जस्ट मैंने एक ऑर्डर तैयार किया है कुछ कार्बोकेटाइंस का जो बड़ा जरूरी है, आप उनको ध्यान में रखना। बाकी तो दुनिया में हजारों तरह के हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनकी एक लिस्ट है मेरे पास, तो वो जो है मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपको याद होगा तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में एरोमेटिक करवा दिया ना, मैंने आपको एरोमेटिक करा दिया ना, एरोमेटिसिटी एंटी एरोमेटिक कराया नहीं, ठीक है। तो ये ट्रोपाइनियम कटायन याद कीजिए, तो ये एरोमेटिक, इसलिए ये मोस्ट स्टेबल, ठीक है। ट्रोपाइनियम आयन मैंने दिखाया 4n+4 ग्रुप के अकॉर्डिंग।
पहले नोट कर लें फिर इसकी बात करते हैं। सो अब बात सुन लें, यही मैंने एक्सप्लेन करना और इसके साथ हमारी क्लास भी खत्म हो जाएगी। सुन लेना, देखो ये तो एरोमेटिक 4n+2 रूल के अकॉर्डिंग एरोमेटिक है, हाईली स्टेबल। ये नई स्ट्रक्चर्स हैं, इन नई स्ट्रक्चर्स में आप इसको कैसे याद रखेंगे मैं इसमें बताता हूँ कि इसमें जो है बड़ा ही अलग सा फिनोमिना होता है। उस फिनोमिना को पहले देखते हैं, मैं इस वाले में बता रहा हूँ। ये बड़ी स्पेशल टाइप की हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में हमने कहा था कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है। देखो कैसे, मैं अभी इसको तोड़ रहा हूँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से उठा के यहाँ रखा। सो द स्ट्रक्चर यू विल गेट इज दिस वन। पहले मेरी बात को समझ, मतलब मैं इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ रहा हूँ और ये बॉन्ड जो है इसको यहाँ जोड़ दे रहा हूँ, तो इधर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये ट्रायंगल बन जाएगा। देख रहे हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं इन दोनों कार्बन के बीच में जोड़ दे रहा हूँ, तो ये बन गया ट्रायंगल और ये आ गया पॉजिटिव चार्ज इसके पास, ठीक है। अब सुनो, ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इस बॉन्ड को तोड़ रहा हूँ ऐसे कार्बन को और इन इलेक्ट्रॉन्स को इनके बीच में बना रहा हूँ। अब जो है कुछ पॉजिटिव चार्ज इस पे, ठीक है। सुनते जाओ, आपको कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना है। आप देख रहे हो इस ये स्पेशल टाइप की हाइपर कंजुगेशन है जहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट रहा है और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कभी इस कार्बन पे, कभी इस पे, कभी इस पे। एंड दिस मॉलिक्यूल इज अपीयर्स टू बी डांसिंग, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डांसिंग रेजोनेंस। सुनते जाना, तो ये तो एक ही ट्रायंगल है, उसमें डांसिंग रेजोनेंस इतना हो रहा है, इसमें 2 है तो ज्यादा होगा, इसमें 3 है तो ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल, कम कम, तो ये तीनों डांसिंग रेजोनेंस की वजह से स्टेबल। सुनते जाइए, ठीक है। अब इसके बाद
आप देखो इस ग्रुप को देखो आप, पहले तो मैंने रेजोनेंस करा दिया, मेसोमेरिक करा दिया, अब धीरे धीरे उसकी एप्लीकेशन इस ऐसे ही फॉर्म्स में आई। आप जानते हो ये एक प्लस एम ग्रुप है और प्लस एम ग्रुप क्या करेगा, रिंग में जो है इलेक्ट्रॉन्स देगा। प्लस एम ग्रुप विल गिव द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स रिंग, और इस पॉजिटिव चार्ज पे भी आएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में देखो, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव, तो ये लोन पेयर और ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। तो जब ये कॉन्जुगेशन में और एक प्लस एम है, तो दिस प्लस एम विल गिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू रिंग एंड रिंग विल गिव टू CH2 पॉजिटिव। तो जब भी रिंग पे प्लस एम ग्रुप लगा होगा तो वो जो है कैटायन को स्टेबल करे। समझ रहे हैं बात? ठीक है, प्लस एम विल गिव इलेक्ट्रॉन्स टू द रिंग, तो उससे रिंग इलेक्ट्रॉन रीच होगा, रिंग विल गिव टू दिस। तो जो भी स्पीसीज इसको इलेक्ट्रॉन्स देगी वो स्टेबलाइज करेगी। इसमें नॉर्मल डीलोकलाइजेशन, नॉर्मल मतलब रेजोनेंस, जैसे ये पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल, नॉर्मल डीलोकलाइजेशन से भी तो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ना सारे रिंग में। जैसे मैं करूंगा इस डबल बॉन्ड को यहाँ ले जाऊंगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर आगे आगे आगे, तो जब भी पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा दैट विल लीड्स टू स्टेबिलिटी, नॉर्मल रेजोनेंस होगा। ठीक है, अच्छा इसमें रेजोनेंस कम होगा, पॉजिटिव सिंगल डबल दो ही स्ट्रक्चर बनेंगे। और ये मैं आपको पहले करवा चुका हूं कि इसमें रेजोनेंस नहीं है 3 डिग्री। मैं आपको फिर से याद करा दूं, मैंने इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेंथ के बारे में ये कहा था कि रेजोनेंस सबसे स्ट्रॉन्ग फिनोमिना है, उसके बाद जो है हाइपर कंजुगेशन आता है, लास्ट में आता है क्या, इंडक्टिव। ठीक है, इस बात को बोलना, मतलब पावरफुल सबसे ज्यादा रेजोनेंस है, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव है। सही है बात? तो अब तो ये 3 डिग्री है, आप जानते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन में 9 है, कराया है मैंने ये हाइपर कंजुगेशन। इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है 6 है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। सही है बात? अब मेरी बात का एक और ध्यान दें, जब जो है मैंने आपको केमिकल पीरियोडिक टेबल कराया था, मैंने कहा था अपना sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp वाले से। मैंने आपको ये कहा था कि कार्बन sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन sp2 एंड कार्बन sp3 इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। कराए थे, अगर आप JDD के नोट्स भी बिल्कुल, ठीक है सौम्य का, तो ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस वाले से, समझ लें पहले, फिर नोट्स देख लेना। ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस वाले से, तो अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैंने आपको एक रेजोनेंस में एक रूल कराया था कि पॉजिटिव चार्ज शुड कम ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आना चाहिए। तो इसका मतलब पॉजिटिव अगर इस पे आएगा तो ज्यादा बढ़िया है इसके कंपैरिजन, क्योंकि ये बेचारा पहले ही डेफिशिएंट है, आपने और पॉजिटिव चार्ज दिया। ठीक है, तो ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा है, और ये तो और भी ज्यादा हो गया क्योंकि इस ये तो खुद तो sp2 है ही, इसके साथ वाले भी sp2 है जो कि विड्रॉइंग है, तो इसमें तो डेफिशिएंसी और ज्यादा हो जाती, और जबकि इसमें s ही करेक्टर, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, तो ये तो सबसे ज्यादा डेफिशिएंट हो गया। अब ध्यान में रह रहा है कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इजिट होगी, और उसका होने का कारण उसमें एस करेक्टर जो है सबसे ज्यादा होता है। इसमें 100% एस करेक्टर है, इसमें 50%, इसमें 33%, वो पहले बात होती। ठीक है, अच्छा, और लास्ट ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन। ये ब्रिज हेड का मसला क्या है सुन लें। ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन ऑर्गेनिक में आप कभी भी बनते हुए नहीं देखेंगे, एक रूल है ब्रेड्स रूल, जिसको आगे मैं करूंगा, ऐसे रेफर करूंगा, इट इज कॉल्ड ब्रेड्स रूल। अभी ब्रेड्स रूल का मामला क्या है कि कभी भी ब्रिज हेड पे कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा।
ठीक है, ब्रिज हेड कार्बन कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, पहले उसको सुनिए। देखो, ब्रिज हेड जानते हैं, बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स का मैंने नॉमेनक्लेचर आपको कराया था, तो यू नो ब्रिज हेड। तो दिस इज ब्रिज हेड कार्बन। अब इस ब्रिज हेड कार्बन पे क्या है, आप देखो, अगर ये बाईसाइक्लो है तो इसको, इसके जो 3 बॉन्ड्स है ना बाईसाइक्लो के, मैंने आपको स्ट्रक्चर इमेजिन कराई थी, वो ऐसे होंगे, नीचे को झुके, यहाँ ये ब्रिज हेड है और ये बॉन्ड्स जो है तीनों ऐसे, तो यहाँ से नीचे को नीचे वाला ब्रिज हेड, सही बात है, ऐसे ही होगा नीचे वाला। तो ये तीनों झुके हुए, तो ये जो कार्बन है ना, ये कभी भी प्लेनर नहीं हो सकता, मतलब ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको नीचे से बांधा हुआ है ना, नीचे से बांधा हुआ है, तो फिर इधर की ब्रिज है तो ये झुका हुआ, ऐसे पिरामिड झुका हुआ। जबकि हमारा कार्बोकेटाइन क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। मैंने पहले स्ट्रक्चर कराई थी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ट्राइगोनल प्लेनर है, तो वो ट्राइगोनल प्लेनर ब्रिज हेड पे कभी भी नहीं हो सकता। तो इस वजह से ब्रिज हेड पे कभी भी कार्बोकेटाइन नहीं बनता, कार्बोकेटाइन भी नहीं बनता और डबल बॉन्ड भी नहीं बनता, क्योंकि डबल बॉन्ड की वजह से भी उसको sp2 होना पड़ेगा। बट फिलहाल आप पॉजिटिव चार्ज की बात समझ, ठीक है, ये ब्रिज हेड पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, क्योंकि वो प्लेनर नहीं। आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ गई हो, ठीक है, एक बार देख लें, ठीक है, तो फिर जो है बात आगे करेंगे। कोई समझ आ गई बात? टुमारो टुमारो कल से रिपीट लास्ट, रट लो सीधे सीधे, ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन इज नेवर फॉर्म, बस खत्म। ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन कभी नहीं बनेगा, ब्रिज हेड कार्बन कैन नॉट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मैं ब्रेड्स रूल की डेफिनेशन भी लिख देता हूँ कि ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन कांट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ध्यान रखिएगा, मैंने लिखवा दी डेफिनेशन, लिख लीजिए, मैं कभी ना कभी इसको याद कराऊंगा, रिकॉल कराऊंगा। आप लिख लीजिए, ब्रिज हेड कार्बन कांट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ब्रिज हेड पे लगा हुआ कार्बन कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता। लास्ट सेकंड लास्ट, मैंने कहा ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, ना कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मतलब आप ऐसे नोट करते हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल होता है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन sp2 एंड देन sp3। आप ध्यान दीजिएगा, जो अपनी जेडीडी के मैंने नोट्स दिए उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ, जेडीडी के नोट्स में भी ऐसे ही लिखा हुआ, देखना है, ठीक है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, ठीक है। धीरे धीरे लोग थकने लग गए, 10 लोग बाहर हो गए क्लास, क्या बात है, ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।